वो होता था y बिलोंग्स टू 0 से पाई, सॉरी ओपन ब्रैकेट। रिस्ट्रिक्टेड रेंज क्या होता था? 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। और कॉट इनवर्स एक्स का जो अपना ग्राफ है, ग्राफ हम लोग ने पहले से सीख के रखा है। ठीक है, ऐसे टाइप का ग्राफ, ये पॉइंट π/2 हो जाता था। ठीक है, ये y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। फाइन। तो अब इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है पहला, अच्छा एक बात और ध्यान में रखने की है कि अगर कॉट इनवर्स को इनपुट पॉजिटिव मिले, वो जो है एक एंगल आउटपुट देगा। कौन से क्वाड्रेंट का? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल एज एन आउटपुट देगा। और अगर कॉट इनवर्स को इनपुट नेगेटिव मिले तो वो कैसा आउटपुट देगा? वो आउटपुट देगा सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल एज एन आउटपुट देगा। ठीक है। तो जल्दी से थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे इवैल्यूएट, पहला है कॉट इनवर्स -√3, दूसरा है कॉट इनवर्स 1। ठीक है, तीसरा है कॉट इनवर्स, स्टार्टिंग का संस्कार मैंने बस वो लिखा है, मतलब जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था बस उसी का रिवीजन किया है, रेड कलर से जो लिखा है। ठीक है, जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो कॉट इनवर्स एक्स के डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में लिखा है हम लोग ने। अब बस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड है कि कॉट इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 mod x होल अपॉन 1 + x², इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे जो x है वो 1 के बराबर नहीं है, नहीं -1 के बराबर है थर्ड वाले पार्ट में। और ये GIF वाला फंक्शन है। फिर फोर्थ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 कॉट इनवर्स GIF ऑफ e⁻x -1 अपॉन x, ये 0+ लिख लो।
ये भी GIF है। यस, गुड। चलो हो गया। कितने लोग का हो गया चारों पार्ट? थर्ड वाले का अप्रोच नहीं आ रहा। अच्छा, चलो। फर्स्ट और सेकंड इज वेरी इजी। कॉट इनवर्स -√3। ठीक है। तो कॉट इनवर्स -√3 मतलब ये तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो एंगल आना चाहिए वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कब कॉट -√3 होता है? पाई माइनस पाई/6 विच इज 5 पाई/6। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया? 5 पाई/6। सेकेंड पार्ट कॉट इनवर्स 1। ठीक है, कॉट इनवर्स 1। तो कॉट इनवर्स 1 सबको पता है, कॉट थीटा कब 1 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पाई/4। तो सेकेंड पार्ट का आंसर पाई/4 है। नाउ लेट्स सी थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट जो है, आ, वो क्या है कि कॉट इनवर्स 2 mod x होल अपॉन 1 + x²। अच्छा, कोई बंदा चाहे तो x² को mod x का होल स्क्वायर भी लिख सकता है ना? अब क्या करो, इस mod x को ना तुम नीचे लेके आ जाओ। फाइन। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? कॉट इनवर्स 2 होल अपॉन 1 अपॉन mod x
प्लस मॉड एक्स। ठीक है, तो अगर तुम नीचे वाली चीज को देखो, ये वाली चीज को, तो अब पॉजिटिव टर्म प्लस इट्स रेसिप्रोकल है, तो मॉड एक्स प्लस 1 मॉड एक्स कैसा आउटपुट देता? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आउटपुट देता। ठीक है, अच्छा वैसे x 1 के बराबर नहीं है, 1 या -1 के बराबर, तो इक्वालिटी कब आती? इक्वल टू 2 कब होता? जब x 1 या -1 होता, तो वो तो है नहीं, इसका मतलब ग्रेटर देन 2 हो जाता। इट मीन्स अब क्योंकि ये लोग पॉजिटिव क्वांटिटी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 होल अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स is less than 1, and obviously this will be greater than 0, some positive upon some positive, in fact greater than equal to 0, क्योंकि x 0 हो सकता है यहाँ पे। इसका GIF लिया गया है क्वेश्चन में वैसे। therefore GIF of 2 whole upon mod x plus 1 upon mod x, वो क्या हो जाता आपका? 0। सो थर्ड पार्ट में कॉट इनवर्स को इनपुट क्या मिल रहा होता? 0 एज एन इनपुट मिल रहा होता, तो आपको आउटपुट क्या दे रहा होता? π/2। द आउटपुट वुड हैव बीन π/2। थर्ड वाली बात समझ में आ गई? हाँ सर। फोर्थ पे चलें अपने, किसी को थर्ड में डाउट है? फोर्थ है कॉट इनवर्स GIF ऑफ e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब देखो, जैसे e रेज टू x जो होता है उसका हमारा एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब 1 को आप इधर ले आ दो और x से डिवाइड कर दो, तो e रेज टू x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या बनता? 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस है, तो x अगर 0 प्लस है तो ये ओवरऑल चीज क्या बन जाती? 1 से थोड़ी सी बड़ी बन जाती, 1 प्लस बन जाती। आ रही बात समझ में? तो इसका जब मैं GIF लेता, तो GIF लेने पे क्या बन जाता? 1 प्लस का GIF क्या बनता? 1 बनता, और कॉट इनवर्स 1 क्या होता है हमारा? π/4। तो फोर्थ पार्ट का हमारा ये आंसर हो गया। द आंसर इज व्हाट? π/4। ठीक है, हाँ सर। तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। तो थर्ड या फोर्थ पार्ट में किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो अपने आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। और मेथड तो मतलब क्या होगा? वही है कि तुम इसका रेंज निकालो, 2 मॉड एक्स होल अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स के होल स्क्वायर का रेंज निकालो, तो वो अल्टीमेटली तुम्हारा 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, तो फिर वहां पे तुम GIF निकालोगे। वैसे यहाँ पे डायरेक्टली आ जा रहा है उस टाइप का रेंज इजिली, तो मतलब रेंज तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। x इज इक्वल टू सेक y, और सेक वाई आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है? -इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो यही एक तरीके से हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया।
सेक इनवर्स एक्स का। अच्छा, सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो रिस्ट्रिक्टेड रेंज होता है। रिस्ट्रिक्टेड क्यों करते हैं? ताकि हमारा फंक्शन की प्रॉपर्टी बनी रहे। उसको हम लोग 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2 कर देते हैं। y की वैल्यू पाई/2 क्यों नहीं होगी? क्योंकि y की वैल्यू पाई/2 अगर तुम डाल दिए होते, अगर y की वैल्यू पाई/2 तुम डाल दिए तो होते तो एक्स sec पाई/2 एक्स तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। हाँ, sec पाई/2 अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद ग्राफ। तो उसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा? उसका ग्राफ थोड़ा अजीब टाइप का दिखता है। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, फिर एक जो है ना ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो। कौन सा? पाई/2 वाला। और ऊपर कहीं एक पॉइंट कर दो पाई वाला। ऐसे टाइप का इसका ग्राफ हो जाता है। ठीक है, ये सेक इनवर्स एक्स का हमारा ग्राफ हो गया। देखो ये ग्राफ तुम देख सकते हो, एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो है दैट विल बी फ्रॉम -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। रेंज जो है वो होगा हमारा 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2, एंड रेंज के बाद ग्राफ तो यही हो जाएगा। ग्राफ फिर से नहीं ड्रॉ करेंगे, ग्राफ यही हो जाएगा। ठीक है, तो सेक इनवर्स कैसा इनपुट ले सकता है? या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला इनपुट ले सकता है, या तो सेक इनवर्स लेस देन इक्वल टू -1 वाला इनपुट ले सकता है। सेक इनवर्स को अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला अगर आप इनपुट दो, तो वो जो आउटपुट देगा वो एक ऐसा एंगल देगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर सेक इनवर्स को -1 या उससे छोटा वाला इनपुट दो, तो वो एक ऐसा आउटपुट एज एन एंगल देगा जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, विच विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एक आध दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। इवैल्यूएट, पहला पार्ट है सेक इनवर्स 1, दूसरा पार्ट है सेक इनवर्स -2, तीसरा पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सेक इनवर्स x+2 होल अपॉन x+3। ठीक है, चौथा पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 सेक इनवर्स tan इनवर्स x sin इनवर्स x होल अपॉन tan इनवर्स x। इसका जो है ना वो ले लो, GIF ले लो। फिफ्थ पार्ट लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 सेक इनवर्स kx होल अपॉन 1 + x²
where k is a natural number if this limit exists, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन फाइंड क्या करोगे, k की मिनिमम वैल्यू, देन फाइंड k की मिनिमम वैल्यू। ये लिमिट नहीं होगा, ये केवल ऐसा होगा बस, लिमिट नहीं होगा, इस पार्ट बस ऐसा ही होगा। चलो तो किया जाए।
देखो पहले दो पार्ट तो क्वाइट इजी है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकंड वर्स वन का क्या मतलब है? मतलब कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या? 0। सेकंड वर्स वन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। दूसरा है सेकंड वर्स -2। सेकंड वर्स -2 मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू -2, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू -हाफ। और हम लोग को सेकेंड क्वाड्रेंट वाला लेना है, मतलब पाई माइनस पाई बाय 3, विच इज व्हाट? 2 पाई बाय 3। ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी sec इनवर्स x प्लस 2 होल अपॉन x प्लस 3। ठीक है। अब देखो, जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो x प्लस 2 भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा और x प्लस 3 भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे, बस ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा होगा एज कंपेयर टू नीचे वाला। मतलब एक तरीके से तुम ये सोचो कि सेकंड वर्स को इनपुट 0.99 टाइप का मिल रहा है, और सेकंड वर्स 0.99 इनपुट ले सकता है क्या? नहीं। नहीं ले सकता, वो तो 1 या उससे बड़ा या -1 या उससे छोटा। इट मीन्स ये वाला जो सेकंड वर्स है वो नॉट डिफाइंड है या डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी तुम कहो। आई बात समझ में? हाँ सर। सर ओके। यस। सर और लिमिट सेकंड वर्स के जो आर्ग्यूमेंट के अंदर होता तो आंसर आता। हाँ, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में सेक इनवर्स के अंदर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 होता, बाय द वे मान लो ऐसा होता, तो ये जो पूरी येलो वाली चीज है ना, लिमिट क्या होती है? वो एक एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है, वो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी नहीं होती, वो लगभग नहीं होती। तो ये पूरी चीज जो येलो वाली चीज है वो एग्जैक्टली 1 आ रही होती, और फिर उस केस में सेकंड वर्स 1 जो है वो 0 हो रहा होता। मतलब ये क्वेश्चन वैसे दिया तो नहीं है, लेकिन किसी ने पूछा तो इसलिए बता दिया मैंने। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में काफी फर्क है। ठीक है, दिस इज नॉट फोर्थ पार्ट तो भी करने जा रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेक इनवर्स एक फंक्शन का ले रहे थे, यहाँ पे क्या है? सेक इनवर्स एक नंबर का ले रहे होंगे। लिमिट क्या है? एक नंबर होता है। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, लेट्स राइट फोर्थ पार्ट। द फोर्थ पार्ट इज क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 sec inverse GIF of sin inverse x upon tan inverse x। ठीक है, तो इसमें तुम क्या करो कि इसका नेचर पहचानने के लिए ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दो। अब याद है लिमिट्स में हम लोग ने सीखा है कि साइन इनवर्स x बाय एक्स वो कैसे टाइप की चीज होती है? 1+ टाइप की चीज होती है। और ये भी सीखा है लिमिट्स में कि tan इनवर्स x बाय एक्स, मतलब ये कब? जब x 0 की तरफ जा रहा हो। tan इनवर्स x बाय एक्स 1- टाइप की चीज होती है। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 सेक इनवर्स ऊपर 1.01 टाइप की चीज हो गई, नीचे से 0.99 टाइप की चीज हो गई। मतलब एग्जैक्टली 0.99 नहीं, उस टाइप का बस बता रहा हूँ। तो ये रेशियो 1 से बड़ा बनेगा, ये पूरा रेशियो 1 से थोड़ा सा ही बड़ा बनेगा। तो उसका जब आप GIF लोगे तो क्या बनेगा? सेक इनवर्स 1। जब GIF लेंगे तो GIF लेने के बाद, और सेक इनवर्स 1 क्या होता है हमारा? 0। अंडरस्टूड? हाँ सर। देखो देखो, हम लोग ये सब क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? हम लोग बस सेक इनवर्स मतलब कोई भी जो इनवर्स फंक्शन है उसके डोमेन वोमेन से खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
फिर फिफ्थ पार्ट है सेक इनवर्स के एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। फिफ्थ पार्ट क्या है? सेक इनवर्स के एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एग्जिस्ट करता है। तो अगेन एक्स को नीचे ला दो, तो सेक इनवर्स के होल अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक्स प्लस 1 बाय एक्स या तो 2 या उससे बड़ा होता है जब एक्स पॉजिटिव हो, या एक्स प्लस 1 बाय एक्स -2 या उससे छोटा होता है जब एक्स नेगेटिव हो। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हम लोग को ये पता चलता है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स वो कहां से कहां तक होगा? हाफ से -हाफ तक होगा। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स, सब लोग अग्री करेंगे? तो k अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स वो क्या होगा? k बाय 2 से -k/2 तक होगा। अच्छा, अगर जैसे मान लो तुम k की वैल्यू 1 ले लेते से, सर ये 0 भी नहीं होगा ना? 0 हो जाएगा, मतलब हाँ, यहाँ पे मेरे को एक चीज लिखनी चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना चाहिए। ठीक है, सो हाँ, तो k की वैल्यू अगर जैसे मान लो मैं 1 लेता तो ये क्या बन जाता? -हाफ से +हाफ, सेकंड वर्स को इनपुट, काम नहीं चलता। k की वैल्यू अगर मैं 2 लेता तो सेकंड वर्स को इनपुट क्या मिलता? -1 से 1, उसमें से -1 और +1 को एक्सेप्ट कर रहा होता सेकंड वर्स, बाकी बीच वालों को नेग्लेक्ट कर दिया होता। अच्छा, k की वैल्यू फिर 3 से और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ रहे होते। नेहाल चार्जिंग लगा दो। k की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ k इज 2। समझे? हाँ सर। ओके, so let's move to the last part। सर एक बार लास्ट पार्ट रिपीट करो ना इसका। देखो ये इतना, आपने k से ये मल्टीप्लाई सब किया, फिर क्या किया? फिर मैंने k की अलग अलग वैल्यूज पुट करके तुमको दिखाई। जैसे मान लो मैं k की वैल्यू 1 पुट करता है, देखो इसी बंदे को ना सेक इनवर्स का इनपुट होना है हाँ ना? हाँ। और ये -k/2 से +k/2 के बीच में लाई कर रहा है। सो अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये बंदा जो है -हाफ से +हाफ के बीच में लाई कर रहा होता। उसमें सेक इनवर्स कुछ भी आउटपुट नहीं दे सकता। अगर सेक इनवर्स को पूरा ये इंटरवल में इनपुट दे दूं तो सेक इनवर्स कोई भी आउटपुट नहीं दे सकता। अगर k की वैल्यू मैं 2 पुट करूं, k की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 से 1 हो जाता। तो -1 से 1 में अगर मैं एग्जैक्टली -1 दूं सेक इनवर्स को या एग्जैक्टली +1 दूं तो वो कुछ आउटपुट दे रहा होता। तो मतलब सॉल्यूशन आ रहे होते। कब? जब k की वैल्यू 2 पुट करते। अच्छा, k की वैल्यू 3 पुट करते या 4 पुट करते, तब तो और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे होते। लेकिन k की किस मिनिमम वैल्यू के लिए सॉल्यूशन आना पॉसिबल होता? 2 के लिए। हाँ समझा सर। ठीक है, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं,
छठा पार्ट, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो सेम कहानी, x इज इक्वल टू कोसेक y, और कोसेक कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, कोसेक इनवर्स x का जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज रखते हैं हम लोग, वो कैसा होता है, वो होता है -π/2 से +π/2 except 0. The restricted range of cosec inverse x is -π/2 से +π/2। अच्छा, इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ अगर बनाना चाहूँ, सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर सकते हो क्या? एक मिनट बस ग्राफ बना लो। हाँ हाँ उल्टा बना दिया, ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, +π/2, और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, -π/2। और कोसेक इनवर्स का ग्राफ देखो, डिक्रीजिंग ग्राफ है ये। ठीक है, दिस इज व्हाट, अ डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है से, क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट अच्छा, एक बात लिखना भूल गया कि कोसेक इनवर्स वही 1 या उससे बड़ा इनपुट ले सकता है, या -1 या उससे छोटा इनपुट ले सकता है। अगर 1 या उससे बड़ा इनपुट ले रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा, -1 या उससे छोटा ले रहा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेट्स डू इट। कोसेक इनवर्स 2/√3, दूसरा है कोसेक इनवर्स -√2, तीसरा है कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स x/x। ठीक है, चौथा है लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स। चलो ठीक है, इतना ही करते हैं। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना। ग्राफ की तरफ, हाँ सर। ये देखो, हो गया सर।
फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आना चाहिए ना, 3π/4 क्यों होगा? चलो किसका इसका हो गया? बहुत इजी है, मतलब इतना जो भी इतनी देर से कर रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन से एक तरीके से। ओके, तो पहला कोसेक इनवर्स 2/√3, मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, मतलब पॉजिटिव है तो हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेना पड़ेगा। तो √3/2 कहाँ पे होता है साइन? π/3 पे। पहले का आंसर π/3 आ गया। दूसरे के लिए कोसेक थीटा डेट शुड बी -√2, मतलब साइन थीटा शुड बी -1/√2। अच्छा, हम लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे आना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? -π/4। थर्ड केस में देखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स x बाय साइन x। तो साइन इनवर्स x बाय x अगर तुम लिमिट से याद करो तो ये 1+ टाइप की चीज होती है, 1.01। तो कोसेक इनवर्स को इनपुट 1 से थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है, तो वो आउटपुट क्या देगा? π/2 लिमिट की वैल्यू। समझा? हाँ सर। चलो तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके डोमेन रिलेटेड वगैरह हम लोग ने बात की। हाँ, अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन देखो, fx चलो बाद में देखते हैं, एक बार वो देखते हैं। ग्राफ ऑफ t ऑफ t इनवर्स x, ठीक है, ग्राफ ऑफ t ऑफ t इनवर्स x। t ऑफ t इनवर्स x का क्या मतलब है? जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, cos of cos inverse x, tan of tan inverse x, cot of cot inverse x, पांचवा है sec of sec inverse x, एंड छठा है cosec of cosec inverse x। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग को बात करनी है, तो शुरू हो जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है? y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो
इसमें हो क्या रहा होगा, अगर मैं फ्लो देखूं, अगर मैं कोई x की वैल्यू डाल रहा हूं तो वो सबसे पहले यहाँ पे जाएगी। मतलब अगर मैं कोई ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहूँ तो जैसे मान लो एक मशीन है साइन इनवर्स वाली और दूसरी मशीन है साइन वाली, ठीक है। तो x की वैल्यू पहले कोई डालूंगा तो वो साइन इनवर्स वाली एक मशीन में जाएगी। अब किसी भी नंबर का साइन इनवर्स लूंगा तो वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब उसी साइन इनवर्स x का साइन लूंगा, मतलब इस साइन वाली मशीन के लिए ये एज एन इनपुट है और इस साइन इनवर्स वाले मशीन के लिए ये एज एन आउटपुट है। तो इससे जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। अब अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू हाफ डाली, तो साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, साइन इनवर्स को अगर इनपुट हाफ मिले तो वो आउटपुट क्या देगा, 30 डिग्री, मतलब π/6, है ना। अच्छा, साइन को इनपुट अगर π/6 मिले वो आउटपुट क्या देगा, हाफ, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो साइन इनवर्स को इनपुट मिल रहा है सेम फाइनल आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे जो जो इनपुट दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो जो इनपुट दे सकते हैं ओवरऑल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन सेट। और जो फाइनल आउटपुट आएगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेंज सेट। इतनी बात समझ में आई। सो अब साइन इनवर्स वाली मशीन को तुम क्या क्या इनपुट दे सकते हो, साइन इनवर्स वाली मशीन को -1 से 1। -1 से 1 इनपुट दे सकते हो आप साइन इनवर्स वाली मशीन को। अच्छा, ये मशीन इस हिसाब से डिजाइन है कि जो इनपुट यहाँ पे मिल रहा है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी इनपुट मिला तो सेम आउटपुट भी वही निकाल के देगा, एट द एंड वही आएगा। तो अगर इसका इनपुट का सेट -1 से 1 है तो इसका आउटपुट का भी सेट -1 से 1 होना चाहिए। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, दिस शुड बी इक्वल टू x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, दिस शुड बी इक्वल टू x, और उसके लिए x कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 to 1। -1 से +1 तक। तो अगर कोई बच्चा मेरे से कहे कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो उसकी बजाय मैं y इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, टेकिंग द कंडीशन दैट x इज बिटवीन -1 से 1, तो काम हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो है वो x के ही बराबर है। और साइन ऑफ साइन इनवर्स x किस x के लिए डिफाइंड होगा, -1 से 1 के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है, तो ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है, ये वैसे तो y इज इक्वल टू x की लाइन है,
और यही जो ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का भी ग्राफ है। अच्छा, x और y हमेशा सेम है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, एग्जैक्टली सेम एज y इज इक्वल टू x का ग्राफ, बस दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन -1 से 1, उसके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ऐसे तो y इज इक्वल टू x पूरा -∞ से +∞ तक बिलोंग करता है, लेकिन वो जो है -1 से +1 तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, तो अब दूसरे पे चलते हैं। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे भी एकदम एग्जैक्टली सेम कहानी होगी। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x में क्या हो रहा होगा कि पहले इनपुट कॉस इनवर्स में जाएगा, फिर वहां से जो आउटपुट आएगा वो कॉस में जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हाफ इनपुट दिया, तो कॉस इनवर्स आउटपुट क्या दे देगा, π/3, और कॉस π/3 क्या दे देगा, हाफ। मतलब जो इनपुट एकदम पहले दिया हुआ है यहाँ पे, सेम आउटपुट एकदम एंड में आएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स क्या क्या इनपुट ले सकते हैं, -1 से 1, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x क्या क्या आउटपुट देंगे, दैट विल आल्सो बी -1 से 1। सो अगर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x में आप कुछ भी इनपुट दोगे, सो अल्टीमेटली घूम फिर के वही आउटपुट आएगा। हाँ, टी इनवर्स tx में चीजें बदल जाएंगी थोड़ी, अथर्व ने सही कहा, टी ऑफ टी इनवर्स x में चीजें बदल जाएंगी। टी ऑफ टी इनवर्स x में बहुत आसान है चीजें, टी ऑफ टी इनवर्स x में चीजें बहुत आसान है। सो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। अगर कोई पूछे किसका डोमेन क्या है फंक्शन का, तो डोमेन क्या होगा, -1 से 1। अच्छा, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज भी वही होगा, -1 से 1, क्योंकि भाई जो इनपुट दे रहा हूं सेम अल्टीमेटली आउटपुट भी आ रहा है, और इनपुट में अगर -1 से 1 के बीच में दे रहा हूं तो आउटपुट भी -1 से 1 के बीच में आएगा। और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x फॉर ऑल x बिटवीन -1 से 1। ठीक है। सो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो भी ऐसे ही टाइप का होगा, -1 1। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू x का भी है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का भी है। तो इतनी बातें समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ा जाए, किसी को डाउट सर। है? नो सर। जो भी डाउट है वो पूछ लिया करो भाई, आगे बढ़ते हैं नहीं तो अपनी। ठीक है, क्या वो पढ़ना है, y इज इक्वल टू x में क्या लिखा है? सर अब पुराना मैसेज है सर। अच्छा अच्छा, तो अगर हम लोग से कोई ट्रू एंड फॉल्स पूछे कि जैसे मान लो एक फंक्शन f(x) है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, और दूसरा फंक्शन g(x) है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, then f(x) and g(x) are identical functions.
ये ट्रू होगा स्टेटमेंट की फॉल्स होगा? विल दिस स्टेटमेंट बी ट्रू और फॉल्स? आइडेंटिकल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? कि दोनों के ग्राफ एग्जैक्टली सेम हो। आइडेंटिकल फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि दोनों के ग्राफ एग्जैक्टली सेम हो। तो देखो, दोनों के ग्राफ एग्जैक्टली सेम है। ये भी y इज इक्वल टू एक्स है -1 से 1 तक, और ये भी y इज इक्वल टू एक्स है -1 से 1 तक। तो दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। भले देखने में तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा है, यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, तो एक्सप्रेशन वाइज डिफरेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आइडेंटिकल फंक्शंस हैं क्योंकि इनके ग्राफ क्या है, हमारे सेम है। अल्टीमेटली साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी क्या ही बनता बेचारा, एक्स बनता ना, और ये भी क्या बनता, एक्स ही बनता। यहाँ पे भी x -1 से 1 के बीच में होता, और यहाँ पे भी x -1 से 1 के बीच में होता। फाइन, सामने आया समझ में? हाँ सर। थर्ड आते हैं, y इज इक्वल टू 10 ऑफ 10 इनवर्स x। y इज इक्वल टू व्हाट, 10 ऑफ 10 इनवर्स x। तो इस लॉजिक से, जो लॉजिक अभी सीखा, सेम लॉजिक अगर मैं अप्लाई करूं, पहले इनपुट 10 इनवर्स में आता, फिर वहां से कहाँ जाता, 10 में जाता। तो जैसे मान लो मैंने इनपुट 10 इनवर्स को से 1/√3 दे दिया, तो 10 इनवर्स 1/√3 बताओ क्या होता है, 30 डिग्री, π/6। और 10 π/6 कितना होता है, अगेन 1/√3। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो इनपुट दिया सेम आउटपुट आ रहा है। मतलब अगर मैं कुछ भी इनपुट दूंगा तो आउटपुट भी वही सेम चीज उठ के आ जाएगी। अच्छा, अब बताओ कि 10 इनवर्स क्या क्या इनपुट ले सकता है? 10 इनवर्स क्या क्या इनपुट All ले real. सकता है? ऑल रियल नंबर्स। मतलब ये जो है -∞ से +∞, तो अगर इनपुट सारे रियल नंबर्स ले सकता है तो आउटपुट भी -∞ से +∞ होगा, रेंज भी। सो therefore I can write 10 of 10 inverse x, this is equal to x। बस इसके ऊपर x की कंडीशन क्या होगी, that x belongs to all real numbers, -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरे को कोई बंदा बोले कि y इज इक्वल टू 10 ऑफ 10 इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैं कंफर्टेबली y इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा, और -∞ से +∞ तक पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होता, इसका ग्राफ भी y इज इक्वल टू x टाइप का होता। जैसे उस समय एक लाइन सेगमेंट थी, इस समय क्या है, एक पूरी की पूरी कंप्लीट लाइन है y इज इक्वल टू x वाली, और इसी ग्राफ को हम लोग y इज इक्वल टू 10 ऑफ 10 इनवर्स x का ग्राफ दिखाएंगे। समझ में आई बात है? अब the fourth part is y is equal to cot of cot inverse x। ठीक है, y is equal to cot of cot inverse x। तो अगेन पहले cot इनवर्स था, फिर वहां से कहाँ जाता, cot में जाता। तो वही कहानी दोहराई जाएगी कि cot इनवर्स को जो इनपुट मिलता, वो एट द एंड ऑफ द डे cot भी एज ए सेम आउटपुट दे रहा होता।
अब बताओ कॉट इनवर्स क्या क्या इनपुट ले सकता है? कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? All real numbers. ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब इस ओवरऑल फंक्शन का रेंज क्या होता? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देयरफॉर cot of cot inverse x is equal to x where x belongs to माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो y is equal to cot of cot inverse x का अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, if I want to draw the graph of y is equal to cot of cot inverse x, तो अपन जो है कैसे ड्रॉ करेंगे? पूरा ऐसे ड्रॉ कर देंगे। y is equal to x का पूरा एक्सटेंडेड माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पूरा एक्सटेंडेड रहेगा। समझ में आ गया? चारों पॉइंट्स क्लियर हैं? साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स। हाँ सर। ओके, so true and false. fx है cos of cos inverse x, हाँ, और gx है gx क्या है? tan of tan inverse x. तो fx and gx are identical functions. ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा कि false? Yes, this will be false. देखो अगर मैंने यहाँ पे बोला तो नहीं ना कि x का डोमेन यहाँ पे हमको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो अगर मैं कभी जैसे ऐसे बोलूँ कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या हम लोग को इतना ही ग्राफ ड्रॉ करके छोड़ देते हैं क्या? नहीं, हम लोग तो अक्षर ऐसे ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ करके करते चले जाते हैं। तो अगर एक बेसिक फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तुम्हारा, तो उसके अगर डोमेन के बारे में अलग से नहीं बोला गया, मतलब आपको उसका जो एग्जॉस्टिव सेट ऑफ डोमेन है वो लेना है। अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता मैं कि नहीं भाई x को यहाँ से यहाँ तक होना है, तब फिर एक उतना पोर्शन ऑफ ग्राफ होता। ठीक है? ओके, अच्छा सेकंड क्वेश्चन है कि इफ एक इक्वेशन है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स satisfies for x belonging to a to b, then find maximum value of b minus a. देखो ये लोग आइडेंटिकल क्यों नहीं है अदिति? क्योंकि टेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ पूरा ऐसा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक होता है। तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ नहीं है ना। यस, वेरी गुड, आंसर इज 2। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होना है। तो जैसे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स तो ये होता है पूरा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऐसे होता, और ये अपने को पता है -1 होता है और ये अपने को पता है 1 होता है। तो ये लोग इक्वल कब हो रहे होते हैं?
ये लोग इक्वल तब हो रहे होते जब x बिलोंगिंग टू -1 से 1 है। सो अब b माइनस ए की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिखा, क्योंकि अगर जैसे मान लो ये -1 से 1 के बीच में सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई ऐसा भी सोच सकता था कि मैं लिख दूं कि -12 से 3/4 के बीच में भी सेटिस्फाई करेगा ही। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b माइनस ए मतलब इधर का भी एकदम एक्सट्रीम और इधर का भी एकदम एक्सट्रीम लेना चाहिए हम लोग को। तो b माइनस ए का मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 माइनस ऑफ -1 विच इज 2। फाइन, आगे बढ़ा जाए अपने। Now let's come to मैं आता हूँ संस्कार तुम्हारे पॉइंट पे। फिफ्थ वाला जो है y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x, एंड सिक्स्थ वाला है y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो इसमें जैसे ये वाला देखो, ये sec इनवर्स है, ये sec है। तो जैसे मान लो तुमने यहाँ पे जो भी इनपुट दिया होता वो अल्टीमेटली सेम आउटपुट यहाँ पे आ गया होता। अच्छा सेक इनवर्स, अच्छा यहाँ पे सेक इनवर्स भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कोसेक इनवर्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब सेक इनवर्स हो या कोसेक इनवर्स हो, वो क्या इनपुट ले सकते हैं? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और जो इनपुट लेगा वही आउटपुट देगा, सेम आउटपुट देगा। मतलब इसका जो रेंज है वो क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, सो देयरफॉर हम लोग अब ऐसा लिख सकते हैं sec ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंगिंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सिमिलरली cosec of cosec inverse x that is also equal to x for x belonging to -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, सो अब जो दोनों का ग्राफ होगा, दोनों का ग्राफ भी एग्जैक्टली सेम होगा। इसका डोमेन 1, इसका डोमेन -1। ये ऐसे जाएगा, हाँ करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, और ये ऐसे जाएगा। मतलब एक तरीके से ये रे टाइप की चीज है। ये y इज इक्वल टू एक्स का भी ग्राफ है, इसको हम लोग y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो
हाँ, लिख लिया। ओके, संस्कार क्या बोलते थे कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका भी ग्राफ सेम होगा। हाँ, इनका भी ग्राफ सेम ही होगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो मेरे ख्याल से तुम लोग ने मतलब स्कूल वगैरह में सीखा होगा ना शायद, कि जैसे कॉस इनवर्स एक्स है तो उसको साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक ट्राइंगल बना के। जैसे ये x हो जाता, ये 1 हो जाता, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। वैसे मैं आऊँगा वहाँ पे। तो साइन ऑफ उसको मैं ऐसे लिख लेता, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता। सिमिलरली y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x की जब आप बात करते हैं तो उसके लिए इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसको जब तुम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टाइप का। तो यहाँ पे भी y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। तो देखो दोनों के सेम ग्राफ बनते हैं। दोनों के कैसे ग्राफ बनते हैं बताओ, इसका कैसा ग्राफ बनता है? सेमी सर्कल। हाँ, सेमी सर्कल टाइप का, -1 से 1 वाला। चलो तो कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो आ जाएगा। हाँ, वो भी लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। फिर वो वहाँ वहाँ से यहाँ डायरेक्टली पहुँच जाते थे। सही बात है। मतलब मैं एक्चुअली ग्राफ बना के दिखाना चाहता था ना, तो इसलिए मेरे को ये कैलकुलेशन दिखाना पड़ा। कहाँ चल रहे थे सब में? हाँ, तो अच्छा, अगर एक क्वेश्चन ऐसा है या क्वेश्चन है कि इफ sec of sec inverse x is equal to sine of sine inverse x, then find x, then find x। माइनस कौन सा y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो y एक्सिस पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 1। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो। 3 लोग का आंसर आया मेरे पास। 4, 5, 6, 7, चलो गुड। तो बहुत लोग के सही है, कुछ लोग के गलत भी हो गए। देखो sec ऑफ sec इनवर्स x का ग्राफ हमारा कैसा होता है? वो रे टाइप का होता है, 1 1। फिर ऐसे ही
इधर चला जाता है -1 और -1, ये सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का है। अच्छा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा कैसे टाइप का होता है? वो ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। तो होता क्या कि ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वही हमारा सॉल्यूशन देता। देखो ये दोनों ग्राफ, ब्लू और रेड ग्राफ, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होता? x इज इक्वल टू 1 एंड -1, इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट 1 एंड -1। ठीक है, चलो। तो सारों सब बच्चों को समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और कर लो थोड़ा ITF पे। क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² + 5/9 प्लस कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² - 4/9। ये जो है GIF है ना। तो इसमें जो है हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ fx। फाइंड व्हाट? रेंज ऑफ fx। नहीं, नहीं, नहीं।
चलो कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब देखो, इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 5/9 और 4/9 मिलके 1 बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि साइन इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर 5/9 को पता है कैसे लिख लिया? 1, मतलब उसको तो ऐसे ही रहने दिया, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 को ऐसे ही रहने दिया। कॉस इनवर्स के अंदर हम लोग ने ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 -1, ऐसे लिख सकते हैं, -4/9 को। अब जीआईएफ के बाहर इंटीजर आ सकता है, इस बात से सब लोग अग्री करेंगे? जीआईएफ के बाहर कौन आ सकता है? इंटीजर आ सकता है। तो जो हमारा एफ एक्स हो गया, दैट इज व्हाट, साइन इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 प्लस कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 -1। अंडरस्टूड? अच्छा, थोड़ी देर, अब इससे फायदा क्या हो गया कि जो जीआईएफ वाला टर्म हो गया वो सेम टाइप का हो गया। तो उसके लिए तुम क्या करो कि लेट जीआईएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 को से टी मान लो। ठीक है, अब जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी तो 5/9 से बड़ी है एक तरीके से, तो टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी बताओ? टी की वैल्यू 0 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 3 हो सकती थी, ये सब हो सकती थी। समझ में आई बात? बोलो सब लोग। हेलो। हाँ सर। ओके, अब जैसे मान लो मैंने टी की वैल्यू 0 पुट की, कहाँ? इस पूरे एक्सप्रेशन में। मतलब ये क्या था, साइन इनवर्स टी था प्लस कॉस इनवर्स टी -1 था। तो टी की वैल्यू 0 पुट की, मतलब साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स -1, 0 प्लस पाई, दैट इज व्हाट, पाई। तो टी की वैल्यू 0 पे आउटपुट क्या आया? पाई आया। अच्छा, अगर हमारी टी की वैल्यू 1 होती तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 भी π/2 होता और कॉस इनवर्स 0 भी π/2 होता, तो अगेन ये पाई बन जाता। अच्छा, अब मैं टी की वैल्यू 2 नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहाँ पे तो साइन इनवर्स 2 आ जाता, जो कि अनडिफाइंड हो गया होता। समझ में आया? सो टी की वैल्यू केवल 0 और 1 ही ले सकते थे, और उसके कारण आउटपुट क्या आया? पाई एंड पाई। मतलब रेंज जो हो गया वो क्या हो गया? केवल पाई। समझ में आया कि फिर से समझाऊं? समझा सर। हाँ, समझ गया सर। समझ गया। बाकी बच्चे? अच्छा, क्या अगर हम लोग से कोई पूछे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे क्या? इसका ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करना। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा वो ड्रॉ करने का ट्राई करना तुम लोग खुद से। देखो, आउटपुट हमेशा पाई है ना? इसका क्या मतलब है कि ग्राफ जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो बस ग्राफ अब कहाँ तक जाएगा, बस वो तुमको डोमेन निकाल के देखना है।
टी की वैल्यू तुम्हारी क्या क्या हो सकती थी? टी की वैल्यू तुम्हारी 0 और 1 हो सकती थी। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 वो 2 से कम होना चाहिए था। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि 5/9 एडेड है एक्स स्क्वायर में। मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन कितना बनेगा? 18 - 5 कितना होता है? 13। 13/9। तो x बिलोंग्स टू -√13/3 से +√13/3 तक। मतलब इसका क्या ग्राफ बन जाता? जैसे मान लो यहाँ पे -√13/3 है और यहाँ पे +√13/3 है, तो इसका कुछ ऐसा यू ग्राफ बन जाता। बहुत सिंपल सा ग्राफ। y = sin इनवर्स जो भी है, ठीक है, अपना fx का ग्राफ है। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ग्राफ समझ में आया सबको, सारे बच्चों को? हाँ सर। हाँ सर। गुड। तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू।